को नमस्कार। आज की हमारी वार्ता का मुद्दा है वक्फ एक्ट। वक्फ के जो प्रावधान हैं उनके अंदर जो संशोधन हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विधेयक पास होने से ये क्या चीज़ है, उसका हमारे पे क्या प्रभाव है। तो हम सबको बधाई, और इसके साथ साथ गरीब मुसलमानों को बधाई, जो उनके भी अंदर भी ओबीसी है उनको बधाई, महिलाओं को बधाई, मुस्लिम महिलाओं को बधाई, क्योंकि इस संशोधन से उन्हें सर्वाधिक फ़ायदा होगा। और फ़ायदा तो हमें भी होगा, क्योंकि हम भी थोड़े सिक्योर हो जाएंगे, हमारी भी संपत्ति बची रहेगी। पता नहीं कब कौन उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। देखो भाइयों, वक्फ जो बना, वक्फ जो काउंसिल बनी, ये जो है 1954 के वक्फ एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत 1964 में ये स्थापित हुआ। मतलब नेहरू जी जब थे उस ज़माने से 1954 से इसके जन्म हो गया एक तरह से। तो जब इसका जन्म हुआ तो इन्होंने ताबड़तोड़ संपत्तियां लेनी चालू करी। इसके बाद इनमें थोड़ा बार बार संशोधन भी हुआ। 1995 में तो इनको बहुत ज़बरदस्त नाखून और दांत दे दिए गए, और फिर 2023 में भी हुआ संशोधन। तो इन संशोधनों से ये निरंतर वक्फ बोर्ड जो है ताकतवर होता चला गया, और अब ज़मीन हड़पने की ऑर्गेनाइजेशन बन गया। जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है। ये दोनों जो संस्थाएं हैं, रेलवे और जो दूसरी संस्था मिलिट्री, ये तो आम जन के लिए है, और ये तो वक्फ जो है व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बन करके रह गया। कहते हैं कि 200 ही लोग इसको नियंत्रित करते थे, और जो अशराफिया वर्ग है, वो अशराफिया मतलब इनमें जो बड़े चढ़े ऊंची जाति के मुसलमान हैं, प्रभावशाली मुसलमान हैं, वो ही इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते रहे। जबकि इसका उद्देश्य किसी भी ईमान वाले मुस्लिम के द्वारा जो अपनी संपत्ति दान की जाती है अल्लाह के नाम पर, उस संपत्ति को मज़लूमों में, गरीबों पे, उन पे खर्च करना चाहिए। हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, और भी जो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम करो। इस तरह के कामों के लिए इसका उद्देश्य होता है वक्फ। लेकिन वक्फ में भी लूटपाट हुई, और प्रभावशाली लोगों ने इनकी लूटपाट अंदरूनी तौर पे जारी रखी, और बाहरी तौर पे ज़मीनों को हड़पने का काम जारी रखा। एक बार तो इन्होंने नर्दर्न रेलवे में भी ज़मीन हड़पने का प्रयास किया, हिमाचल प्रदेश में किया, फिर मस्जिद बनाने लग गए, फिर विवाद हुआ। तमिलनाडु में 200 से ज़्यादा गाँवों की ज़मीनों को बता दिया कि जी ये हमारी है, 200। और कर्नाटक के अंदर हज़ारों एकड़ पे कब्जा बताने लग गए, बेंगलोर में सैकड़ों एकड़ पे, बुरहानपुर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर, संसद भवन तक को खतरा था इनसे। पता नहीं कब वक्फ डिक्लेयर कर देते। आजम खान ने तो ये कहा था ताजमहल भी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो। तो भाई ये कुछ छोड़ने वाले ही नहीं थे। ये तो इसके माध्यम से गजवाए हिंद करना चाहते थे, सारी ज़मीनों को हड़पना चाहते थे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल निरंतर मजबूत होती जा रही थी। और यदि यही बात होती तो ये जो 2023 के बाद, 2013 के बाद 12 सालों में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा संपत्ति उनकी हो गई। 39 लाख एकड़ ज़मीन इनकी हो गई। इस वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें जो इंडोनेशिया वाले मुसलमानों के पास नहीं है, पाकिस्तान वालों के पास नहीं है, दुनिया में किसी भी देश के मुसलमानों की किसी भी संस्था, कोई वक्फ टाइप की संस्था के पास इतनी ज़मीनें नहीं है। फिर भी गरीब है मुसलमान, ऐसी बात आई थी लोकसभा के बहसबाजी में भी, हम भी जानते हैं। अब क्या है कि इस संशोधन के पास हो जाने से 280 तो एएसआई बिल्डिंग्स छूट जाएंगी इससे।
जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनका प्रबंधन करता है उन पे भी कह रहे थे ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। जो पाकिस्तान में मुसलमान चले गए इस देश का विभाजन करके, उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती है जो कि राज्य के अधिकार में आनी चाहिए, उनको भी कहिए तो वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब दान की भी नहीं हुआ, इसका मतलब जो भी मुस्लिम शासक की या किसी भी मुसलमान की प्रॉपर्टी है तो वो तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो भाई उसने दान की है क्या तुम्हें? तो मतलब इन्होंने ऐसी लूट पाट बड़ी भयानक तौर पे करते रहे और इन पे कोई नियंत्रण नहीं रहा। एक वो क्या है मुतवक्किल होता है कि इनका वो देख रेख करने वाला जो है वो नियुक्त कर दिया जाता था और बाकी लूटपाट जारी थी। कोई अच्छा जो निर्णय वहाँ की किसी संपत्ति को डिक्लेयर कर दिया वक्फ की संपत्ति है 1995 वाले संशोधन में, तो जिस पे हाथ रख दो वही वक्फ प्रॉपर्टी। अगला ही बताए कि ये नहीं तुम्हारी वक्फ नहीं है, मेरी नहीं है, और वो इनकी काउंसिल में जाए और वो जो काउंसिल निर्णय दे दे वो अंतिम, वो कहीं भी दूसरी कोर्ट में सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती। मतलब भारत के न्यायालयों के ऊपर ये सुप्रीम से भी सुप्रीम न्यायालय था जो कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकती। इसी तरह ASI की जो बिल्डिंग्स है, संभल वाली बिल्डिंग पे कब्जा किए बैठे और उसे जामा मस्जिद बना रखा है, अब वो भी छूट जाएगी, वो ASI की बिल्डिंग ही मानी जाएगी। तो अब जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसके अंदर जो संशोधन किए गए कि 2 तो गैर मुस्लिम इसमें होने चाहिए, 2 मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए, मुस्लिम OBC वाला होना चाहिए, और भी इसमें कई लोगों को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो एक तो क्या है इसका बेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और निर्णय ठीक होंगे, कलेक्टर को सर्वे का अधिकार होगा और कोई भी संपत्ति कोई ये नहीं कह सकता मेरे तो जी परदादे का था ये और इसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। और भाई पहले तुम्हें कागज़ देखने पड़ेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स में है, क्या सर्वे से वो सिद्ध होता है, तब जा कर के आगे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो इसको ऑथोराइज़ करेंगी, तब वो वक्फ डिक्लेयर होगा, ऐसे नहीं होगा। अब क्या है देखो जी, इसके अंदर यदि मान लीजिए काउंसिल का कोई निर्णय है उससे पार्टी सहमत नहीं है तो वो इसमें रिवीजन में जाती है इसी में। अब बताओ खुद की ही काउंसिल उसी में जाओ तो फिर क्या होगा, क्या निर्णय आएगा? तो कोई न्याय का रास्ता ही नहीं था, सभी लोग परेशान से थे इस व्यवस्था से, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, और भी माइनॉरिटी के लोग, ये क्रिश्चियन लोग भी हैं। कहते हैं कि कैथोलिक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि ये संशोधन होना चाहिए। ये तो गजवाए हिंद करके भारत पे कब्जा कर लेते इस तरीके से और अब इसमें महिलाओं को इसलिए शामिल किया गया कि उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सके। इन संशोधनों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गरीब मुसलमानों के हित में काम हो सकेंगे, इसमें ऑडिट का प्रोविज़न है और मामलों के निपटारे के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है। वरना तो ये कोर्टों का भी बाप बन के बैठ गया था। बताओ ऐसा कभी होता है किसी देश के अंदर? ये सब व्यवस्थाओं से परे था और किसी भी इस काउंसिल के निर्णय के 90 दिन में लिमिटेशन पीरियड ये रखा गया है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है प्रताड़ित जो पार्टी है। अब बहसबाजी हुई, उस बहसबाजी में कोई तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो पोलराइजेशन करने की एक तरीका निकाला है इन्होंने, हम तो सड़क पे एहतजाज करेंगे। और भाई सड़क पे करने वाले का क्या मतलब है? यदि ये गलत हुआ है तो जाके कोर्ट में चले जाओ। सिब्बल साहब ने कहा कि इसमें केवल मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है अपनी संपत्ति को, मैं तो मेरी एक सेल्फ अर्जित संपत्ति है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे इसमें प्रावधान है जो ये है ही मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के द्वारा दान की गई संपत्ति के लिए है। तो तुम क्या मुसलमान हो? या तो मुसलमान बन जाओ, 5 साल तक मुसलमान बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जाके नमाजें पढ़ते रहो, फिर जो है तुम्हें अधिकार होगा कि अपनी संपत्ति दे देना। कौन रोक रहा है तुम्हें? वैसे विचारों से तो तुम कुछ भी नहीं हो, आदमी भी नहीं, बड़ी मुश्किल से लगते हो मुझे। अब क्या है, MK स्टालिन कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा,
बीजेडी और वाईएसआर ने इसमें अपने लोगों के लिए व्हिप जारी नहीं की, उन्होंने कहा अपनी अंतरात्मा से वोट डालो। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अंतरात्मा के आधार पर ही एमपीज को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, क्योंकि इसके अंदर तो राष्ट्र पे कब्जा होने वाली बात थी भाई।